हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज का वीडियो है लैंग्वेज पर आधारित सवाल। द्विघात समीकरण पर लैंग्वेज पर आधारित सवाल को कैसे पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम पीछे बहुत बताया है, उसका बहुत है ना बना के आपको सिखाया है। अब लैंग्वेज पर आधारित सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए गौर से, है ना, ये 8वां लेक्चर है। इससे पहले 7 को लेक्चर हम बता दिए, जाकर देख लीजिएगा। इससे मेरे है ना चैनल पर देख लीजिएगा, 7 को लेक्चर डाला हुआ है। 8वां लेक्चर देखिए क्या है, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है 290। इसके वर्गों का योगफल कितना दिया हुआ है 290। देखिए हमसे पूछ रहा है दो क्रमागत, क्या कर रहा है, दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब वो लगातार, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद पांच, यह क्रमागत होता है। तो क्रमागत निकालना है तो कह रहा है कि विषम होना चाहिए। विषम का मतलब होगा जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लगती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। जैसे 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है कि ना। अब धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक मतलब प्लस वाला पूर्णांक मतलब प्लस माइनस जीरो सब होता है। एक धनात्मक लेना, कैसा लेना है, धनात्मक लेना है। तो पहले तो देखना है विषम, ऐसा संख्या चुनना है, 1 हो, 3 हो, 5 हो, इस टाइप का है ना हमको चुनना है कि वो संख्या बताना है कि कौन ऐसा दो संख्या है विषम में जिसके वर्गों का योगफल कितना होता है भैया 290 होता है। ये हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत सिंपल सा बात है। ये कैसे ज्ञात करना है, पहले तो आप ये देखिए गौर से, 1 3 5 जो संख्या है विषम लिए, 3 को संख्या लिए हैं, यह आंसर नहीं है, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 1 3 5 को गौर से देखिए ना, थोड़ा और आगे ले लीजिए साथ, गौर से देखिएगा तो पता चलेगा पिछली संख्या से अगली जो संख्या विषम है ना वो 2 अधिक है ना। देखिए ना, गौर से देखिए ना, पता चल जाएगा। 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ। तो देखिए ना, दोनों विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर है कि नहीं, किसी भी दो बीच में 2 का अंतर है। मतलब पहला यदि 1 है, अगला पता करना होगा, 2 जोड़ देंगे तो अगला ना पता चल जाएगा। यदि हमको 5 पता है कि वो विषम संख्या है, अगला पता करना है तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7, तो अगला बार पता चला कि नहीं पता चला। कहने का मतलब हुआ यदि एक विषम संख्या पता चल जाएगा ना तो उससे क्या हम लोग दूसरी विषम संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, वही बात है, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से ज्ञात करने के लिए 2 जोड़ना ना पड़ेगा। तो हमको तो पता नहीं कि पहला कौन है, तो मान लेंगे, माना कि पहली है ना, माना कि पहली विषम धनात्मक पूर्णांक कौन है, तो पहला विषम पहला मानते, पहली कति मान लिया, पहला मानिए, माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक कौन है, x है। ध्यान दीजिएगा, पहला है ना, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक कौन है, x है। ये मान लीजिए, माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। इसलिए दूसरा, कोई लगातार ना पूछ रहा था, तो दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा भैया, x प्लस 2 हो जाएगा। 2 का अंतर है तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। जब पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x माने हैं तो दूसरा क्या हो गया x प्लस 2। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2 को क्रमागत होना चाहिए, तो क्रमागत तो हो गया, लगातार है ना, विषम है तो विषम में ना हम मान रहे हैं। अब कह रहा है कि जिसके वर्गों का योगफल, कथी का योगफल, ये देखिएगा वर्गों का योगफल 290 है। वर्ग का योगफल, वर्ग के बारे में चर्चा है। तो देखिए वर्ग का कर रहा है, अब लिखिएगा प्रश्नानुसार, कौन अनुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, तो देखो पहला विषम तो x है, 1 का स्क्वायर, दूसरा x प्लस 2 है, इसका स्क्वायर, ये कितना होगा 290। करा ना वर्गों का योगफल, तो वर्ग पहला का किए, दूसरा किए, योगफल कितना होगा 290। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके x का मान निकालिए, सिखाए हुए हैं पीछे, सॉल्व करो जल्दी से। x का तो यही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो भैया ना प्लस में 2ab, तो 2 गुने x गुने 2 ना हो जाएगा, x हो गया 4 के 4 और 2 के 2 गुने x गुने 2 बराबर कितना हो गया 290 हो गया। अब यहाँ पे देखिए गौर से, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x बराबर 290 हो गया। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 2x स्क्वायर होगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 उधर के 290 इधर ले आइए, तो 290 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको घटाइएगा ना तो कितना हो जाएगा, बोलिए
दूसरा 86 बराबर 0। देखिए तो कौन हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 100 कितना होगा 43, हाँ 143 से होगा इतना होगा 0। 2 को बटा फेंक दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 ना हो जाएगा, 2 को बटा फेंक दीजिए 0 हो जाएगा। तो 2 को बटा फेंकेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0/2। तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 143 बराबर क्या हो गया 0, यह हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मेरे पास एक द्विघात समीकरण आ गया, क्या आ गया द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को कैसे हम बनाएंगे उसको देखिए। तो देखिए द्विघात समीकरण को हल करना हम 3 विधि बता दी है, पीछे वीडियो सब देखिएगा ना पता चल जाएगा। 3 विधि बताया, एक बताया गुणनखंड विधि, दूसरा बताया पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा क्या बताया है तो तीसरा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो आपको जो अच्छा लगता है तीनों में उसी विधि से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो आंसर ना निकालना है, तीनों से आंसर से में आएगा। तो चलिए अभी हम इसको गुणनखंड विधि से बनाते हैं। देख रहे हैं गुणनखंड विधि जल्दी टूट जाएगा बहुत जल्दी, इसीलिए गुणनखंड विधि से बनाते हैं। देखिए गुणनखंड विधि से पहला को अंतिम से गुना करेंगे तो 1 को 43 से गुना करेंगे तो 143 माइनस में ऐसा कौन दो संख्या है जिसे गुना करेंगे तो 143 और घटाएंगे तो 2, तो वो संख्या 11 और 13। 11 को 13 से गुना कीजिएगा तो 143 होगा और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो वो संख्या हमको पता था इसलिए हम इसी विधि से कर दिए हैं। इसके जगह हो जाएगा 13 माइनस 11 और इधर हो जाएगा x। अब देखिए घटाएगा तो 2 आ जाएगा 143 बराबर 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 13 को x से कीजिएगा तो क्या होगा 13 से 11 कीजिएगा तो 11x माइनस 143 बराबर 0। अब यहाँ से काम कीजिए तो एक्स स्क्वायर, अब देखिए दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा x लीजिए तो हो जाएगा x प्लस कितना 13, इसमें से 11 कॉमन लीजिएगा हो जाएगा तो x प्लस कितना 13 बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 13 कॉमन लीजिए, x प्लस 13 बराबर क्या हो जाएगा और x माइनस 11 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लिए। अब तो पते हैं पीछे ही बताते बहुत वीडियो में कि दोनों में से कोई एक जरूर 0 होगा कि ना होगा। तो लिखिएगा यदि x प्लस 13 बराबर क्या हो 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -13 और अथवा x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 11। तो देखिए मेरे पास 2 आंसर आया, एक आंसर आया -13 और एक आंसर आया 11। अब आंसर कौन सही होगा बताइए आप लोग, -13 बाद 11 होगा। तो देखिए -13 नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सवाल बोल रहा था धनात्मक के लिए, तो ये तो ऋणात्मक है इसलिए आंसर नहीं है। इसके बगल में लिख दीजिएगा असंभव, क्या हो जाएगा यह असंभव। ये 11 धनात्मक है इसलिए क्या हो जाएगा यह संभव आंसर हो जाएगा। समझ में आता है, तो 11 हो जाएगा संभव, यह संभव, संभव हो गया खत्म। अब 11 हो गया संभव, तो x का मान कितना आया 11 आया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं लास्ट में लिखेंगे, इसलिए पहला अब लिखेंगे लास्ट में लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि आप तो माने हुए थे इसलिए आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। इसलिए पहला धनात्मक, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक अब क्या माने हुए हैं उसे तो x मानेंगे, माने हुए कि नहीं x का मान कितना आया 11। अब लिखिएगा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक देखो रे क्या होगा, देखो ना दूसरा विषम धनात्मक क्या हो जाएगा तो x प्लस 2 तो दिया हुआ था माने थे ना, अब x की जगह पे 11 ना आया है तो 11 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 13 आ गया। देखिए 2 आंसर आ गया, एक आंसर x का मान आपका आया 11, एक आ गया 13। अब गौर सोचिए क्वेश्चन में करा था 2 को लगातार, देखिए ना 11 और 13 लगातार विषम धनात्मक है कि नहीं है, जिसका योगफल वर्गों का योगफल कितना 290। चेक कर लीजिए ना सही है कि नहीं। 11 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर कीजिए, 11 का 121 और 13 का 169 जोड़िएगा तो कितना होगा 290 आया कि नहीं है। इसका मतलब मेरा जो दोनों आंसर होगा एकदम करेक्ट है कि नहीं है। याद रखिएगा 2 का आंसर कौन हो गया आपका है ना, एक हो गया 45 यहाँ कौन हो गया 11, दूसरे का कितना हो गया 13। यही आपका क्या हुआ सुंदर सा आंसर हुआ। समझ में बात आया कि नहीं यार, आप लोग चेक करके बता दिए थे कि वो क्या एकदम सही सवाल है। समझ में आता है कि नहीं है। चलिए अगला वीडियो देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक लेते हैं, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए दिक्कत होगा तो वीडियो को रोक कीजिएगा पहले, ठीक है, उसको तो पीछे बैक करके देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए तो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व। क्या क्वेश्चन है? 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात रहमान के आए ना, रहमान के अब से 5 वर्ष बाद ऐसे पश्चात आयु के व्युत्क्रम का है ना, कर योगफल कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व मतलब 3 वर्ष पहले, वर्तमान आयु से 3 वर्ष पहले रामायण की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के ना व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो करा उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। याद होगा आप लोगों को द्विघात समीकरण जब पढ़ा रहे थे उस समय ना आयु से सभी सवाल कुछ बताते कि नहीं? तो वो था 2 चर वाला पैदा थे, अभी 1 चर पे आपको बनाना है, समझ बताया? देखिए तो कह रहा 3 वर्ष पूर्व और बाद का खेला तब ना होगा जब उसका वर्तमान आयु पता होगा। तो पहले तो आपका काम है कि वर्तमान आयु ना पता करो, क्योंकि वर्तमान आयु पता कर लेगा तो भविष्य कहे चाहे ना तुम्हारा पास्ट कहे अपने आप निकलेगा। पहले कहेगा तो घटा देना, बाद में कहेगा तो जोड़ देना, ये ना खेला है। लेकिन पहला काम आपको आपका है कि वर्तमान आयु का होता है उसको ज्ञात करना कितना है। तो चलिए ना, पता नहीं ना है, क्या कीजिएगा भैया? मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे उसकी वर्तमान आयु। देखिए मानते हैं, माना कि रहमान की वर्तमान आयु, माना कि रहमान की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। देखिए मान लिए, अब काम हो जाएगा, अब सब काम होगा। x केवल रहमान की वर्तमान आयु कितना माने हैं? x वर्ष माने हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, 3 वर्ष पश्चात, सुनिए ना, 3 वर्ष पश्चात करा तो करा। तो देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे लिख रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न अनुसार करा है 3 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो बोलिए 3 वर्ष या पूर्व है, पश्चात बोलेंगे, सॉरी पूर्व था, यहाँ पश्चात पढ़ा गया। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व कह रहा है तो पूर्व का मतलब पहले ना हुआ। तो जब पहले जैसे कहेगा 3 वर्ष पहले, तो पहले तो बताइए अभी उसका वर्ग उम्र यदि x है तो 3 वर्ष पहले क्या होगा? x-3 होगा। x माइनस क्या हो जाएगा? 3। इसका व्युत्क्रम तो 1/3 क्या होगा? x-3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए फिर कर अब से 5 वर्ष बाद है ना, बाद आयु का व्युत्क्रम। तो अभी तो x है, बाद में x + 5 में होगा तो उसका व्युत्क्रम तैयार कीजिए तो x + क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कह रहा है कि योगफल कितना है? 1/3। गौर से देखिए, कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योगफल कितना दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है। तो कह रहा था उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो क्या किए हैं हम? वर्तमान आयु को मान लिए हैं। यहाँ पे क्या किए? वर्तमान आयु को पहले मान लिए हैं, तभी तो काम होगा आगे पीछे। तो वर्तमान आयु को मान लिया x वर्ष है, तो प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा? 3 वर्ष पहले तो x-3 उसका व्युत्क्रम बोल रहा था तो 1/3। फिर अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद x + 5, अब व्युत्क्रम कर रहा था तो 1/3। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है। ठीक है, अब योगफल कितना है? 1/3 है तो 1/3। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तब हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं। इसका पल्ला से ज्ञात कीजिए तो होगा x-3 और क्या होगा? x + 5। भाग दीजिए x-3 से क्या बचेगा? x + 5 है ना बचेगा। x + 5 को 1 से गुना कीजिए तो हो गया x + 5। अब प्लस x + 5 से भाग दिए x-3 होगा, इसको 1 से गुना कीजिए तो x-3 बराबर कितना हो गया? 1/3 हो गया। अब यहाँ से देखिए ऊपर में x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा और 5 में से 3 गया तो कितना? 2 बचेगा। बटे में इसका गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा x²। इसका सॉल्व कीजिएगा तो कितना? x² पर ना -3 + 5 बराबर प्लस में कितना? 2x -5 या 15 बराबर कितना हो जाएगा? 1/3। लॉसों से ज्ञात कीजिए, गुना कर दिए, कैलकुलेशन फास्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। x से पहले दोनों गुना कीजिएगा तो 3 से गुना कीजिएगा इतना ही आएगा, जो जाके तो आइबे करेगा इतना ही। हम फॉर्मूला पे सेट कर दिए हैं x², यहाँ प्लस में कितना हो जाएगा? 3 में से 2 का 5 गया तो कितना? 2 और 5 या 15 कितना? 0। 1/3। अब यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए। देखिए ऊपर वाला को 3 से गुना कीजिएगा और इधर कितना को 1 से गुना कीजिए तो हो जाएगा x² प्लस में 2x -15 बराबर 3 को 2 से 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, सब को उधर खींच लीजिए तो हो जाएगा x² प्लस में 2x माइनस में कितना 15, उसको इधर लाइए तो माइनस में 6x प्लस में 6 बराबर कितना 0। यहाँ से देखिए इधर x², अब देखिए ना 6 को और 2 को तो -4 को हो जाएगा, माइनस में है
अब 15 को 6 को 3 तो 9 हो गया, 9 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। बस देखिए ना 15 को हुआ और कितना हुआ 6 हुआ, तब 15 का 6 कितना हो गया, उसमें से घटा लेंगे तो 15 में से है ना 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, तो हो गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 बराबर कितना आ गया 0 आ गया। कितना आया आंसर यहाँ पे है ना, देखिए कितना क्वेश्चन आ गया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 बराबर 0। चलिए इसको गौर एक बार तो बढ़िया से चेक कर लेते हैं कि कहीं कैलकुलेशन गलती नहीं ना है। ठीक है, चेक करते हैं कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो सकता है बस में नहीं, इसलिए कि चेक कर लीजिएगा आप विश्वास से, फिर भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा इससे। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन सही कर रहे थे ना, यहाँ पर पहले इसका है ना देख लीजिए, गौर समझ लीजिए, इतना प्लस इतना दिया हुआ है, पहले इसका एलसीएम याद कर दीजिएगा। अब यहाँ से इतना हो गया, इतना से भाग दीजिएगा तो x प्लस 5 हो गया, इतना से भाग दीजिएगा तो इतना हो गया, x माइनस 3 हो गया। अब यहाँ पे कीजिएगा तो x हो गया, और 3 में से 5 में से 3 गया तो इतना 2 बचेगा। देखिए मिस्टेक वगैरह हुआ, यहाँ पर प्लस से 5 यहाँ पे माइनस में है तो क्या हो जाएगा, अरे प्लस में होगा या प्लस में 2 होगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये प्लस में 6, ये 6 इधर आ गया तो क्या होगा माइनस में, तो 15 को 6 कितना हो जाएगा, 15 को 6 हो या 21 को होगा। देखो मिस्टेक हो गया था ना, हो सकता है कभी भी मिस्टेक यदि हो जाए, देखिए कैलकुलेशन इसीलिए 2 बार चेक कर लिया कीजिए, ये चीज समझे। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस कितना है 21 बराबर 0। अब ऐसा दो संख्या देखिए ना, फर्स्ट इंटरेस्ट तो लेते हैं, एक को गुना करेंगे 21 से, एक को 21 से करेंगे तो 21 होगा, माइनस हुआ तो माइनस 21। अब बताइए माइनस 21 कर रहा है, किसका 2 गुणनखंड बताइए, इसको गुना करेंगे तो 21 और घटाएंगे तो कितना, घटा बचना है, घटाएंगे तो 4, वह संख्या 7 और 3 है, 7 या 21, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो संख्या 7 और कितना हो गया 3 होगा। तो देखिए उसका जवाब लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3 इंटू में x माइनस 21 बराबर 0। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 7x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में 3x माइनस 21 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से देखिए दोनों में से x कॉमन होगा, ये हो गया x माइनस 7, यहाँ से 3 कॉमन होगा तो ये हो जाएगा x माइनस कितना 7 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों में से x माइनस 7 कॉमन ले लीजिएगा, x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0 हुआ कि नहीं हुआ। अब बताइए, अब तो ये 0 तो ये 0 बहुत बार बताए हुए हैं, देखिए हम लिखते हैं यदि x माइनस 7 बराबर जो है ना 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 अथवा x प्लस है ना x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3। देखिए एक बार x का मान आया 7, एक बार x का आया मान आया 3, तो x किसको माने हैं रहमान की वर्तमान आयु को माने। अब बताइए कोई भी आदमी नेगेटिव में होगा, उम्र होगा तो क्या होगा पॉजिटिव ना होगा, कहेगा वर्तमान वो 7 वर्ष का, कोई कहेगा नहीं माइनस में 3 वर्ष के वर्तमान, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, आयु कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा यह असंभव होगा और यह क्या हो जाएगा संभव हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 7, लास्ट में आपको लिख देना पड़ेगा, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु कितना, तो देखिए यहाँ पे जो माने थे उसी हम चेंज कर देते हैं, इसलिए रहमान की वर्तमान आयु कितना हो गया बराबर x वर्ष बराबर क्या वर्ष 7 में आया है, ये हो जाएगा 7 वर्ष इसका रहमान की आयु हुआ। समझ में बात आया कि नहीं, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। देखिए हम 2 लैंग्वेज पर आधारित सवाल बताएं कि नहीं, तो इस टाइप से कोई भी सवाल आएगा तो उसको इसी तरह से बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि परीक्षा में है ना आपको डायरेक्ट देगा, द्विघात समीकरण दे देगा, कहेगा इसको सॉल्व कीजिए। हो सकता है भाषा पर आधारित सवाल दे, भाषा पर आधारित सवाल है ना दे, आप कहेगा आप इसका द्विघात समीकरण, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है इसको द्विघात समीकरण बदल दो, तो कभी बदल ही कर छोड़ दीजिएगा, आप कहेगा नहीं इसका मान ज्ञात करो, तो मान ज्ञात करना, जैसे अभी करा तो मान ज्ञात करना, और कभी कभी कहेगा बदलने के लिए से बदल दीजिए द्विघात समीकरण में, तो उतने पे उसको हम स्टॉप कर देंगे। समझ में बात आया कि नहीं। तो अब इस टाइप क्वेश्चन लैंग्वेज में मिलेगा तो बना सकते हैं कि नहीं। फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।